Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली प्रिंसिपल मैम का कॉल था। अच्छा। वो वही लड़का आया था आज फिर से। अच्छा, वो श्याम सिंह वहां जाके कंप्लेंट किया हुआ था उसने कुछ तो भी। काय के बारे में? यही इसी के बारे में पूछने के लिए मैं था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर आई वुड बी लाइक टेकिंग थोड़ा सा क्लास लूंगा मैं, इनको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में इनको जानना था। जो अपना इलेक्ट्रॉन अच्छा ट्रांसपोर्ट, ठीक है सर। तो उसके बारे में तो फिर बाद में फिर शुरू करते हैं, मैं अच्छा बोला था। ठीक है सर। ठीक है तो ओके सर मैं फिर लेट हो जाऊँ क्या? फिर वो आप ऑफ कर गेस्ट वगैरह लीजिए। आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है जैसा भी है। या फिर अभी शुरू कर लीजिए, आप कुछ कर इसलिए लीजिए कुछ लोगों के साथ, फिर मैं कंटिन्यू कर लूंगा नहीं, आप बाद में। पहले कर दो ना उनका। ये थोड़ा लंबा नहीं चला सर, वो जाएगा सर। कैसे? यदि अभी आप फ्री तो होंगे तो ठीक अभी है ना, कर बाद लीजिए में वो। ले लेंगे। नहीं अच्छा ठीक है ना। नहीं, अभी क्या, अभी मैं 10-15 मिनट, अभी 2:30 बजे तक आने वाले वो लोग। अच्छा, हाँ। समझे ना? हाँ, वो 2:30। थैंक यू। तो इसीलिए तो आया नहीं मैं कॉलेज में। कोई हम्म। प्रॉब्लम, मैंने बोला मैं कॉलेज आऊंगा फिर लेट हो जाऊंगा, फिर वो लोग आएंगे, फिर है ना, इसलिए फिर मैंने बोला वो जमता नहीं। ठीक है सर, सो ठीक थैंक है। यू सर, ठीक है। ओके सर, उनका ओके, थैंक यू मेंटरिंग सर। भी सल्टा डालो, सब निकल डालो, ठीक है कर सर। देंगे फिर। ठीक है सर, थैंक यू। सो आर यू ऑल देयर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो लाइक अमर, यू आर सेइंग दैट कि हम गूगल मीट पे मिलते हैं। व्हाई सम प्रॉब्लम विद जूम? सर वो मोबाइल में ऐप नहीं था, अभी डाउनलोड करना पड़ा। अच्छा, नो ठीक है, चलो वैसे भी टाइम मिल गया, because even I was held up here in the college. Anyways, so there was a request that we would continue with some of the portions which were not in my portion of syllabus. And that was oxidative phosphorylation जो है ETS system जो है उसके बारे में। लेकिन आप लोग उसके किसी का प्रेजेंटेशन था क्या उस पे? हाँ सर। कौन, फाल्गुनी तुम्हारा था? नहीं सर, मेरा तो माइटोकॉन्ड्रिया पे था। वो आकांक्षा का था ग्लाइकोलिसिस पे, एंड उसके बाद भी थे, बट अभी मैम ने लिए नहीं बाकी लोगों के प्रेजेंटेशंस। ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं, एंड एटीपी सिंथेस के थ्रू एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक नटशल में देख लेंगे। आई विल बी पोस्टिंग द वीडियोस आल्सो बाय व्हिच यू कैन लाइक यू नो और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वो मैं एक वीडियो भी आप लोगों को शो कर दूंगा जिसमें, जैसे आप लोग मैंने बायो विजन्स का जो दिखाया था वैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी है। तो एक बार आप जब समझ लेंगे पूरा, उसके बाद जब वो वीडियो देखेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर इज नो यू नो कमेंट्री बिहाइंड द वीडियो। तो वो कमेंट्री ना होने के कारण देयर इज अ सिंपल म्यूजिक, तो वो समझना पड़ता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हिच मॉलिक्यूल इज कमिंग अप, व्हाट इज डूइंग व्हाट। एनीवेज, किसी ने कुछ चैट लिखा, क्या लिखा भाई, कुछ प्रॉब्लम है? No, it was my message only. Anyways, कोई और है ज्वाइन करने की तो उनको बोल दीजिएगा। Meanwhile they can join if at all you maintain some other group for you know, आप लोग अपना कुछ अलग ग्रुप चलाते होंगे तो। Anyways, so सबसे पहली बात, फाल्गुनी ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, तो मुझे फाल्गुनी बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है स्ट्रक्चरली, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक ओवरव्यू दो। स्ट्रक्चरली मतलब वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके पास अपना ओन डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो ईटीएस में काम आते हैं। योर वीडियोस ऑन, मैं चाहूंगा कि अपने वीडियोस ऑन रखें ताकि जूम में इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब एक साथ दिखते हैं, है ना। तो और कुछ, ये तो सिर्फ जनरल बताया अपने मेम्ब्रेन्स के ऊपर कुछ खास। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से ज्यादा ईटीएस साइकिल्स दोनों हो मेम्ब्रेन सके। के एंड दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को कुछ कहते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। उसका कुछ इंपॉर्टेंस है?
उसका इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था। ओके ओके, अजून अजून काय? फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स रहता है जहाँ प्रोटीन्स होते हैं just to carry out other cycles. फिर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन भी करता है एंड स्टोर भी करता है, यस यस। इसीलिए उसे पावर और हाउस किस ऑफ किस सेल बेसिस, कहते हैं। अच्छा ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, उसे पावर ऑफ सेल कहते हैं। एटीपी प्रोड्यूस करने का जो मॉलिक्यूल है, जो एंजाइम, उसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज, ठीक है। एटीपी प्रोड्यूस करता है, दैट्स ओके, स्टोर भी करता है, इट्स ओके। लेकिन ये जब मॉलिक्यूल्स हैं या जो जो प्रोसेसेस है जिसके थ्रू एटीपी को सिंथेसाइज करता है, वही आपको ईटीएस सिस्टम में आता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर एटीपी सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग टर्म्स में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग कंटेंट इसका मिलेगा। बट एक मेन चीज है कि ये प्रोसेस पूरा डिपेंड करता है ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट, यू अंडरस्टैंड ग्रेडियंट? हाँ, डिफरेंस इन चार्जेस यस, किसी भी किसी चीज के कंटेंट को, नॉट ओनली द चार्जेस, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर किसी मॉलिक्यूल के concentration का gradient, यानी कि difference in the concentration of that particular substance, and that gradient would make the molecules move inside or outside, whatever, through the that demarcation or the membrane or any obstruction. तो ऐसा है कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ढंग से देखते हैं तो एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एक और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एनफोल्डेड सॉर्ट ऑफ नजर आता है, जैसे कि एक बिग बास्केट को छोटे से बास्केट में या बिग बैग को छोटे से बैग में हमने जबरदस्ती घुसा दिया तो इट विल हैव फोल्ड्स, एंड उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। एंड देखा ये गया है कि क्रिस्टे और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि इनर जो बैग है और आउटर बैग के बीच को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जिसमें यूजुअली हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ही नजर आता है, इसके अलावा कुछ और चीज नजर नहीं आती। बाकी सब चीजें जो है हमारे इंटरनल मैट्रिक्स में है, और जो इंटरनल मेम्ब्रेन जो है उस इंटरनल मेम्ब्रेन के इनसाइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही कुछ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में, या फिर हाइड्रोजन आयंस को यहाँ से वहाँ कैरी फॉरवर्ड, या फिर एज पर द ग्रेडियंट उन्हें एक्सचेंज करने में, या फिर एटीपी सिंथेज नाम का जो एंजाइम है जो कि हेल्प करता है एटीपी बनाने में फ्रॉम ADP. ADP is, you know, what is ATP? adenosine triphosphate. And what is ADP? Adenosine diphosphate. And I'm again asking, what is AMP? Monophosphate. This is what happened. मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा किस्सा है. When I had been to BHU में मैं इंटरव्यू के लिए गया था for my PhD after MSc. So that person was not at all interested to take me as a student because he had some other recommendation from somebody else. तो उनके पास एक सीट थी, वो सीट के लिए there was another candidate with jack or pull whatever. So he was not interested in taking me. So he has to reject me on some basis. By qualification, we are both same. I think I was a bit better than him, not very much, but a bit better than him. But I was asked the same question, you know. पहले मुझे पूछा गया, what do you know the full form of FAD? I said yes. Tell me. I told him. Then he said NAD. तो I मालूम है था, मैंने वो भी बताया. फिर बोलते NADH, तो मैंने वो भी बताया. फिर उन्होंने बोला कि आपको ATP मालूम है, तो मैंने बोला ATP के बारे में बताया. फिर नेक्स्ट पूछा आपको ADP मालूम है, मैंने ADP बताया. फिर जब इस लाइन से पूछते जा रहे थे, ऑल आर रिलेटेड, यू नो. एक किसी को मालूम होगा तो उनको ये सब चीजें मालूम होगी. और खासकर ATP और ADP पूछने के बाद फिर क्वेश्चन किया व्हाट इज AMP. तो जैसे मालूम है, जैसे अभी फाल्गुनी ने फट से बता दिया, फाल्गुनी ने कैसे किया, मोनोफॉस्फेट से, है ना. लेकिन कैसा हुआ कि उन्होंने जैसे ही मुझको पूछा तो आई वाज जस्ट एक सेकंड के लिए उनको मैं देख रहा था, ऐसा आई वाज स्टेयरिंग एट हिम कि व्हाई इज आस्किंग मी दी ऐसे सब रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, ATP ADP फिर AMP. तो मैंने जैसे ही एक सेकंड ऐसे उनको देखा, मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया. तो एक कॉट इन बिटवीन. मैंने बोला सी यू डोंट नो, AMP भी नहीं आता आपको. मैं कुछ बोलूं उसके पहले वो बड़बड़ बोलने लगे कि आपको AMP भी नहीं आता, आपको बहुत मेहनत करनी बाकी है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है,
सिंपल सा आपको एएमपीपी का भी फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो आप एक काम करिए, जब तक आप नेट सेट या कुछ क्लियर नहीं होते हैं तब तक आइए नहीं, या फिर गेट का स्कोर लेके आइए, तभी आप हमारे पास आइए। एंड ही एंडेड द डिस्कशन, मतलब ही नेवर गिव मी द चांस टू स्पीक आल्सो, पूछने को भी नहीं दिया। बाकी पहले बहुत कुछ पूछा यहाँ वहाँ, लेकिन वो जब ये चालू किया क्वेश्चंस पूछना तो उन्होंने ये सब पूछे थे। तो देखो कितना सिंपल सा उनको, ही न्यू कि मैं बार बार एक ही चीज पूछता रहूंगा तो ही विल स्टक मींस ही वुड सी कि व्हाई ही इज आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन एवरी टाइम। तो आई वाज स्टेयरिंग एट हिम फॉर अ सेकंड, इन बिटवीन ही कॉट अप एंड सेड देखिए आपको एएमपी भी नहीं आता है, यू नीड टू वर्क अ लॉट, या आप थोड़ा सा तैयारी करके आइए, नेटवर्क क्लियर करके आइएगा या फिर गेट क्लियर करके आइएगा। तो ऐसी कई चीजें होती रहती है लाइफ में, बट दिस थिंग्स यू नो मेक यू, दीज आर लेसन्स फॉर लाइफ। वेल, तो एटीपी मतलब आपको मालूम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये हमारे मैट्रिक्स में यूजुअली ये पाए जाते हैं या फिर एडीपी के फॉर्मेट में या फिर एटीपी के फॉर्मेट में। एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना। तो अभी ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में एक ही चीज का फर्क है, वो है एक फॉस्फोरिलेशन का। जब एक बार फॉस्फोरिलेट होगा मतलब एडीपी में एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है तो वो बन जाएगा एटीपी। अब ये काम करता है कौन? एटीपी सिंथेस नाम का एक एंजाइम है जो हेल्प करता है। और ये कब होता है? जब हाइड्रोजन आयंस, एटीपी सिंथेस उन हाइड्रोजन आयंस को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से लेकर मैट्रिक्स की तरफ खींचता है, तब ये एटीपी फॉर्म होता है। लेकिन जब वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जब हाइड्रोजन को अंदर की तरफ ले रहा था, उसके पहले एक दूसरा एक छोटा सा मॉलिक्यूल जिसका नाम है ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वो क्या करता है, वो नीचे से मैट्रिक्स में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अंदर लाता है। क्यों लाता है वो बाद में बताऊंगा। वो अंदर आते हैं, उसके साथ में एसोसिएट होते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 4 हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। तो जो ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा था ना, वाटर मॉलिक्यूल जो बन रहा था, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद हाइड्रोजन का आयंस जो वहां ट्रांसफर होते हैं, फिर उन आयंस को एटीपी सिंथेस वापस मैट्रिक्स में खींचता है बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन बिटवीन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड द मैट्रिक्स। तो वो जो वापस लेके आता है उससे फिर एडीपी से एटीपी बनता है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट इन फॉस्फोरिलेटिंग द एडीपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब एक चीज और सुनना होगा आपने, ईटीसी बोलते हैं ना, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ही बोलते हैं कि सिस्टम बोलते हैं, व्हाटएवर, जो भी शॉर्ट फॉर्म में है। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड, मेरे को इनको जवाब देना है। ओके, तो अब जो दूसरे एक सिस्टम है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, बाकी सब सुन रहे हैं क्या कि बाकी सब सो रहे हैं? तो आप सब लोग आज वीडियो ऑन करो ना, जूम मीटिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती वीडियो ऑन करने में। मेरे को सिर्फ 10 चेहरे दिखते रहेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। कम से कम आज तो हम फील करें कि थोड़ा लाइव बैठे हैं। नहीं करना है। क्या बस इतने ही लोग हैं क्या? हेलो, बाकी सब हैं कि चले गए? यस सर है। सर है। तो आप लोग ऑन क्यों नहीं करते? वीडियोस ऑन करो, मैं बोल रहा था, मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ। और ये 3 4 4 8 4 12, सिर्फ 13 लोग हैं। ऐसा क्यों है मालूम नहीं। चलिए,
तो मैं बोलता रहूंगा, आप लोग टाइम पास करते रहेंगे, आप लोग करेंगे नहीं, बस आप लोग भी सब सीख गए हैं, बस ना सुनने की आदत लग गई आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, वो इन सब के पहले होता है। यानी कि ये ऑक्सीडेशन का होना या ऑक्सीडाइज होना या फिर कहना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल का जनरेट होना, एंड फिर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को, आयंस को उसने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजना, वहां से वो एटीपी सिंथेसिस का उनको वापस मैट्रिक्स में खींचना, ये सब प्रोसेस के पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है, जिसमें कि ये जो सॉरी जो एटीपी सिंथेस जो हाइड्रोजन यहाँ लेके आ रहा था, तो हर बार एटीपी सिंथेस कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को यहाँ लेके आता है, तो उसके कारण एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो ये जो हो रहा है कन्वर्जन, तब क्या हो गया कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैट्रिक्स में बढ़ने लगता है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कम होने लगता है। तो ये जो एक्सेस हो जाएगा तो फिर अगेन ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। एक समय आएगा जब दोनों स्पेसेस के बीच में कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा, तो फिर इक्विलिब्रियम सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश हो जाएगा और आयंस का एक्सचेंज बंद हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस काम करना बंद कर देगा। लेकिन मान लीजिए फिर से यहाँ से फिर से चेंज हुआ, फिर से आएंगे, तो एक्चुअली क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ से जाते रहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से एटीपी सिंथेसिस को वापस खींचता रहता है। तो ये जब जैसे यहाँ बढ़े तो यहाँ से वो वापस जाते कैसे हैं, तब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एक NADH नाम का एक मॉलिक्यूल, निकोटिनामाइड एडेनिन ओके। तो वो हाइड्रोजनेस, अब उसके रिलेटेड एक एंजाइम है NAD हाइड्रोजनेस, डीहाइड्रोजनेस बोलते हैं, तो वो उसको डीहाइड्रोजनेट करता है, इसके कारण उसमें से हाइड्रोजन लिबरेट होते हैं। अब आपको मालूम होगा एक FAD भी है और एक NAD भी है। तो NAD शायद 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज कर पाता है, FAD शायद 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज कर पाता है। तो इनके जो अपने एंजाइम्स हैं जो इनके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लिबरेट कराते हैं, डीहाइड्रोजनेज कराते हैं इनको, तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जब लिबरेट होते हैं तो 2 एक्स्ट्रा जो H+ आयंस जो निकल रहे हैं, वो NAD डीहाइड्रोजनेज उनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ढकेलता है। जब ढकेलते वक्त इट नीड्स एनर्जी, तो इन हाइड्रोजन आयंस के पास में इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है द एनर्जी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रैप हो जाते हैं कहाँ पे, NADH डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ। अब वो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि मैट्रिक्स के मेम्ब्रेन पे, यानी कि इंटरमेम्ब्रेन के और मैट्रिक्स के बीच वाले मेम्ब्रेन पे वो अटैच्ड है। अब वहां से उस इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि उस एनर्जी को वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक दूसरे मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन के पास में ही रहता है, उसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 नाम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को वहां से लेके साइटोक्रोम BC1 तक ले जाने का काम एक मॉलिक्यूल करता है जिसका नाम है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जो है वो मेम्ब्रेन से, यानी कि NAD डीहाइड्रोजनेज से साइटोक्रोम BC1 तक ले जाने का काम जो करता है वो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल करता है। लेकिन यूबिक्विनोन जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं रहता, वो रहता है विद इन मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर में फंसा हुआ रहता है। तो यहाँ डीहाइड्रोजनेज के पास जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा और साइटोक्रोम BC1 को दे देगा। अब ना साइटोक्रोम BC1 के पास से जब भी अब एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइटोक्रोम C, ये भी कैरी करता है वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को सामने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की तरफ। एक तीसरा मॉलिक्यूल जो फिर से एक प्रोटीन मेम्ब्रेन है, सब मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। अब जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से जब यहाँ से लेके जा रहा है उस एनर्जी को, कहाँ लेके जा रहा है, ऑक्सीडेज की तरफ, तब फिर से ये हाइड्रोजन आयंस को खींचता है मैट्रिक्स में से ऊपर छोड़ देता है, बिकॉज ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिच है। तो जब भी ये ट्रांसफर होंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसमें क्या होता है, फिर से हाइड्रोजन आयंस जो है मैट्रिक्स से खींचे जाते हैं और वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जब फिर से जब ये इलेक्ट्रॉन जब पहुंच गए कहाँ पे, ऑक्सीडेज के पास, फिर से एनर्जी मॉलिक्यूल अब क्या करने वाले हैं वो, अब यहाँ वो हेल्प करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं, और जैसे वो नजदीक आते हैं तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करके वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलके H2O है ना,
तो 4 बनेगा तो 4H2O, यानी कितना हो जाएगा 8 हाइड्रोजन और O 4। इस प्रकार से ये वाटर मॉलिक्यूल्स बना के वापस वो छोड़ दिया जाता है मैट्रिक्स में, क्योंकि वहां पे एनर्जी कंज्यूम कर ली उन्होंने। कंज्यूम करके वो जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था एनर्जी लेके NADH डिहाइड्रोजनस से, फिर साइटोक्रोम BC1 के पास, साइटोक्रोम BC1 के पास से फिर वो चला गया कहां पे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास चला गया तो नाउ वो जो एनर्जी फिर से यूटिलाइज कर ली गई है टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को मिला के H2O मॉलिक्यूल बनाने में। वो वापस वाटर वहीं पे रिलीज हो जाएगा। आई मीन वो अंदर ही रहते हैं, वहां नजदीक आते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, दोनों H2O मॉलिक्यूल बना के H2O वापस कंप्लीट हो गया। लेकिन इस बीच प्रोसेस में वो एनर्जी जब कंज्यूम होती है तो फिर से दे गेट अ चांस, these hydrogen ions get a chance to escape to the intermembrane space। फिर वहां पे ये जो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के, उसके साथ साथ ये 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वापस चले जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो लाइक दैट हर जगह से शुरुआत में भी 2 हाइड्रोजन आयंस गए थे, फिर बाद में बीच में जहां पे साइटोक्रोम BC1 था वहां से भी 2 हाइड्रोजन गए, फिर बाद में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन चले गए ऑक्सीडेज के थ्रू। तो ऐसे टोटल 4 4 8 आयंस यहाँ से वहां चले गए। एक बार इलेक्ट्रॉन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर का NADH से 2 ही हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को NADH डिहाइड्रोजनस से लेकर साइटोक्रोम BC1 से लेकर फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तक पहुंचाने के लिए इतने समय में 8 हाइड्रोजन आयंस जो है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे चले जाएंगे, यानी कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन में बढ़ता जाएगा। जैसे ही वहां बढ़ रहा है तो क्या होगा, अब ATP सिंथेसिस जो वो एक्टिव हो जाता है। ATP सिंथेसिस बहुत ही सुंदर सा मॉलिक्यूल है। आई डोंट नो आप लोगों को मॉलिक्यूल सुंदर लगते हैं कि नहीं, मेरे को मॉलिक्यूल्स भी सुंदर लगते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल एंड वो एक चक्की जैसे दिखता है, आटा चक्की नहीं होती वैसे दिखता है। उसमें एक एक हाइड्रोजन आयंस अटैच होते रहते हैं, उसमें एक एक जगह छेद बने रहते हैं, उसमें वो बैठता जाता है एंड देन वंस वो रोटेट भी होता रहता है। जैसे ही वापस अपने रोटेशन पे आया तो जो पहला मॉलिक्यूल लोड हुआ था उसमें हाइड्रोजन आयन, वो ऐसे घूमते घूमते दूसरे स्पेस में आता है, एक जगह आता है जहां से वो नीचे की तरफ रिलीज हो जाता है, यानी मैट्रिक्स में। For every 1 hydrogen attaching to the ATP synthase, 1 hydrogen is released inside the matrix। तो हर बार एक लेके एक छोड़ते रहते हैं, बट तुरंत ऐसे ऐसे सीधा सीधा पैसेज नहीं है कि यहाँ से ले लिया यहाँ से छोड़ दिए। वो ATP मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि मेरे ये ग्रूव्स हैं हाथ में, ऐसे 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 ऐसे, तो हर एक ग्रूव में एक एक हाइड्रोजन को फंसाता चलेगा। फिर जब वापस इसकी बारी आएगी फर्स्ट वाले की, तो वो अपना हाइड्रोजन नीचे छोड़ देगा मैट्रिक्स में। तो लाइक दैट एट वन टाइम उसके पास करीब 8 से 10 हाइड्रोजन आयंस लगे हुए रहते हैं। तो यानी कि एक बार कॉन्सेंट्रेशन सेम भी हो गया दोनों रीजन के, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेम और ग्रेडियंट सिमिलर हो गए, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन क्या है, इस ATP सिंथेसिस के पास अभी भी 8 से 10 मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा हैं जो घूमता रहेगा और क्या होगा, वो एक एक छोड़ता जाएगा, तो फिर से इम्बैलेंस आ जाएगा। to keep this imbalance every time so that the process will be continuous, इसके लिए वो ATP सिंथेसिस सिंपल पाइप नहीं है कि एक हाइड्रोजन लिया है छोड़ दिया, हाइड्रोजन लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो अपने पास कैरी करता है कुछ, ताकि हमेशा वो इनइक्विलिब्रियम जो है लाता रहे और ये प्रोसेस शुरू रहे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वहां से NADH से छोड़े गए थे और डिहाइड्रोजनेस की मदद से वो इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन किए गए थे विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विनोन टू साइटोक्रोम BC1, फिर BC1 के पास से फिर वो साइटोक्रोम C से के हेल्प से वो मॉलिक्यूल को वापस ऑक्सीडेज के पास ले जाया गया। ऑक्सीडेज के पास फिर से धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स बना था और वो 4 हाइड्रोजन और रिलीज कर दिए गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। एंड फिर देन ATP सिंथेसिस जो है उनको हर एक आयंस को नीचे की तरफ वापस मैट्रिक्स की तरफ लेता आता रहता है, जो कि अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गए थे, वो ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ से 4 मॉलिक्यूल गए थे ऑक्सीजन के और 8 मॉलिक्यूल गए थे, लेकिन वहां पे दो मॉलिक्यूल बनाएंगे वाटर के लिए तो 2H2O होगा। तो 4 हाइड्रोजन यूज हो गए, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज हो गए और 4 हाइड्रोजन ऊपर चले गए, लेकिन 2 ऑक्सीजन वापस वहीं रहते हैं जो एक्साइटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो हेल्प करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फास्फोरस को फॉस्फेट्स बनाने के लिए, और वो जो फॉस्फेट्स बन रहे हैं वो फिर ADP के साथ में एसोसिएट होके वो ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस, बड़ा सा प्रोसेस है। शुरुआत के प्रोसेस में जहां पे हम NADH से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो हम उसको ETS चेन बोलते हैं, जो ऑक्सीडेज तक आता है। एंड ऑक्सीडेज ऑक्सीजन को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना के 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐसे छोड़ता है जो जाके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्टिवेट कर देते हैं फॉस्फेट्स में, और वहां से हाइड्रोजन जैसे कॉन्सेंट्रेशन वापस ATP अंदर लेता आएगा, तो फिर से
ये कांस्टेंट ग्रेडियंट चेंज होने के कारण वो फॉस्फेटेज जो है एडीपी के साथ एसोसिएट होकर एटीपी बना लेगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अभी मैं आपको एक छोटा सा वो जो वीडियो है वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें हम देखेंगे, जैसे आपने वो देखा था सेल के इनर सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर हमने एक वीडियो देखा था, उन्हीं बायोविजन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वालों का एक क्लिप है। आई थिंक मैंने शो नहीं किया है आप लोगों को, तो आई विल शो इट नाउ। Let me share the screen. Where to share the screen? Share. This. Okay. Shall I put it on? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, अब sir. ये इसकी आवाज आ रही तो बताना मुझे, मैं ऑन करता हूँ एक बार। आवाज आई थी इसकी? No, sir. वीडियो की आवाज नहीं आई? No, sir. अरे ये प्रॉब्लम होती है उसमें। नहीं, म्यूजिक है उसमें, कोई कुछ कहता नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है। कंप्यूटर म्यूजिक लेना पड़ता है, स्पीकर सेम एज दैट ऑफ। आई आवाज आई? शेयर हुआ आवाज? No, sir. ऐसा भी है। चलिए कोई बात नहीं, कोई कमेंट्री तो है नहीं। लेट्स सी द मुझे आ रही है एक्चुअली। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या है? ये कौन अंदर चला गया? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स। ये पायरुवेट था जो अंदर गया, जो ग्लाइकोलिसिस होने के बाद। ये मैट्रिक्स रीजन है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये किस्टे के ऊपर देखिए, सेल मेम्ब्रेन नीचे में, ऊपर में ये देखिए, ये है आपका साइटोक्रोम सी। ये चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन लेके वहां गया। ये एटीपी सिंथेस। ये व्हाइट वाले पूरे हाइड्रोजन आयंस। ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा था वो। कुछ समझा? हेलो, आपने थोड़ा थोड़ा बताया तो समझा सर। बीच में आवाज आ रही थी मेरी कि बस उसके म्यूजिक, वैसे उसके कमेंट्री नहीं थी उस क्लिप में। सिंपली वो एक एनिमेशन था, सिंपल पीछे म्यूजिक थी। यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मैं वैसे भी मैं आप लोग को इसकी लिंक अपलोड कर दूंगा। तो वैसे भी साइंस फिक्शन की मूवी लग रही थी वो, है ना? कुछ तो भी चल रहा है, कहीं तो भी जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि उसमें दिखाया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ग्लाइकोलिसिस हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, फिर पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। वो पायरुवेट्स अंदर गए थे, फिर वहाँ पे उनका ग्लाइकोलिसिस, सॉरी, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं। लेकिन आपको दिखाया गया था कि वहाँ पे एक चक्की जैसे घूमती हुई नजर आ रही थी, वो एटीपी सिंथेज है, जो एंजाइम है जो एटीपी फॉर्म करने में मदद करता है। उसमें व्हाइट डॉट्स जो लग रहे थे वो हाइड्रोजन आयंस थे। अब आपने एक चीज और, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर के से दो दिख रहे थे आपको,
वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज था। और शुरुआत में जहाँ से साइटोक्रोम जो है ऐसे चार्ज होता था, फिर बाद में साइड में जाके छोड़ता था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइटोक्रोम BC1 से लेकर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तक पहुंचाना। दिस ऑल वाज शोन एंड दीज एनिमेशंस आर इन एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि शेप एंड सिर्फ हमको कलर किया गया ताकि हमको अलग से समझ में आए, अदरवाइज दे वर द ओरिजिनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। जैसा वो साइटोक्रोम C होना चाहिए वैसा ही है, उसमें वही अमीनो एसिड्स के थ्रू वो साइटोक्रोम बना है। इट्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन पे अटैच था वो। ओके, एक बार और व्यू प्ले करूं क्या उसको? हाँ सर। यस सर। ठीक है। मैट्रिक्स, डीएनए भी दिखा, क्रिस्टे, cytochrome BC1, cytochrome BC1, ubiquinone, सॉरी ये cytochrome C है, जो ये व्हाइट वाला cytochrome C है। ATP सिंथेस जो घूम रहा है, देखिए व्हाइट व्हाइट, ये ATP सिंथेस एक एक हाइड्रोजन को अंदर लेके जा रहा है, यहाँ पे टच होते हैं, वो यहाँ पे टच होते रहते हैं। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। देखो कैसा मेश रहता है अंदर, आपने देखा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कैसा मेश है पूरा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और वो सेंट्रियोल से निकले हुए अलग अलग फाइबर्स दिखते हैं। दैट्स व्हाई साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक कहते हैं हमें। सो दैट वाज ऑल अबाउट, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आ गया हो या थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। नहीं? हाँ हाँ सर। ओके। अब जो छोटे दूसरे एनिमेशंस हैं जो ETS को अलग से एक्सप्लेन करता है और ATP सिंथेसिस को अलग से एक्सप्लेन करता है, दोनों एक सीक्वल में है, वो भी मैं आपको इसमें अपने टीचमेंट में डाल दूंगा, आप लोग उसकी लिंक्स को देख सकते हैं, ठीक है? या फिर शैल आई शो इट नाउ भी देखना है कि, क्योंकि हमें थोड़ा मेंटरिंग वाला भी करना है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनर है, क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। मैं अभी शो करूं सर टीचमेंट में भेज देना, या फिर अभी देखना है तो देख सकते हैं, 5-10 मिनट के एनिमेशंस हैं। ओके सर, बहुत लंबा समय नहीं रहते हैं, मैं आपको टीचमेंट में डाल दूंगा उसके लिंक्स, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि बायोविजन, ये जो वीडियो दिखाया था, दिस इज फ्रॉम द बायोविजन प्रोजेक्ट ऑफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जो आप लोग सर्च कर सकते हो। जो दूसरा जो एनिमेशन भेजूंगा वो है, उसका नाम है वर्चुअल सेल। वर्चुअल सेल, दैट इज अ प्रोजेक्ट, दैट्स अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी। उसमें ऐसे और भी चीजें मिल सकती हैं जो आपको कंसेप्चुअली समझना हो तो। Well, that was all which you all requested for, revising the topic which you had already been through. I hope this was sufficient enough for understanding the topics which you were having a bit of doubt.